वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे सोलर पावर जनरेशन के बारे में, यानी कैसे सनलाइट से बिजली बनती है। टॉपिक जो है हमारे पास है द सोलर पीवी जनरेशन फ्लो, अ टेक्निकल डीप डाइव। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सनलाइट का सफ़र कैसे होता है जब तक वो बिजली बनकर हमारे घर या ग्रिड तक नहीं पहुंचती। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। प्रोडक्शन है, सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे, एज वी नो सोलर एनर्जी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी है। फोटोवोल्टेक यानी सनलाइट का डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी, ये को फोटोवोल्टेक कहते हैं। इस प्रोसेस में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन यूज होते हैं। हमारा मेन गोल देखना है कि सोलर पैनल से लेकर ग्रिड तक पावर कैसे फ्लो करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है द फोटोवोल्ट इफेक्ट। द फोटोवोल्टिक इफेक्ट में है हमारे पास हर सोलर पैनल की छोटी छोटी पीवी सेल्स से मिलकर बना होता है। जब सनलाइट फोटोन सेल्स पर गिरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। ये ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से निकल कर मूव करती है और इस मूवमेंट से डीसी डायरेक्ट करंट बिजली पैदा होती है। तो इन सिंपल वर्ड हमारे पास ये है कि सोलर पैनल जो है हमारे पास पीवी मॉड्यूल से एक पैनल बनता होता है, बना होता है। और जब सनलाइट जो फोटोन आते हैं, और ये पीवी सेल जो हमारे पास होते हैं, ये सिलिकॉन, मोस्ट ऑफ जो होता है सिलिकॉन होता है। तो जब ये इस पर हिट करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो करते हैं, जिससे हमारे पास डीसी वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी का डीसी करंट कह सकते हैं, जो सॉरी डायरेक्ट करंट कह सकते हैं, डीसी इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, प्रोड्यूस होती है। तो आउटपुट हमारे पास जो पीवी से आता है, एज वी नो, डीसी होता है। तो डीसी जो वोल्टेज आते हैं वो इस फॉर्म में आता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से सनलाइट के लगता है पैनल्स पर, जो कि सिलिकॉन किसके बने होते हैं, पीवी मॉड्यूल्स। वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के बाद डीसी करंट हमारे पास, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर हमारे पास है फ्रॉम सेल दी अरे। अब ये सेल मिलकर सोलर पैनल्स बनाते हैं और पैनल्स मिलकर सोलर अरे बनाते हैं। पैनल्स को दो तरह से कनेक्ट किया जाता है। एक वी नो सीरीज कनेक्शन वोल्टेज बढ़ाता है, और पैरेलल कनेक्शन जो है हमारे पास करंट और टोटल पावर बढ़ाता है। सिस्टम में एक फीचर होता है एमपीपीटी, जिस पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर जो था एमपीपीटी पर था, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि भी एमपीपीटी क्या होता है। ये हर वक्त सिस्टम को बेस्ट परफॉर्मेंस पर रखता है, चाहे सनलाइट चेंज हो या टेम्परेचर। और एमपीपीटी के बारे में तफसील के साथ जो मैंने एक अलग लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप जाके वो देखिए, आपको प्रॉपर एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मेन पॉइंट काम क्या है, सब कुछ आपको फंक्शन सब कुछ पता चल जाएगा उस लेक्चर में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल सेफ्टी स्टॉप ऑन दी डीसी लाइन, यानी डीसी सेफ्टी स्टॉप। डीसी ऑसिलेटर एक सेफ्टी स्विच होता है जो पैनल्स और इन्वर्टर के बीच लगता है। इसका काम होता है डीसी पावर को मैनुअल थोड़ा पर बैंड करना, बंद करना जब मेंटेनेंस या इमरजेंसी हो। जब और ये हर सोलर सिस्टम में ज़रूरी होता है ताकि सेफ्टी मेंटेनेंस हो। डीसी ऑसिलेटर स्विच का नाम है, कंपोनेंट का सही है। इसका जो मेन फंक्शन है हमारे पास, oscillation डिवाइस, मेन फंक्शन जो हमारे पास है, oscillation डिवाइस नियर अरे ऑन इन्वर्टर। और पर्पस जो है इसका, पूरे सिस्टम को सेफ रखना, ताकि हमारे पास सिस्टम जो है सेफ रहे, मेंटेन रहे, और प्रॉपर प्रोडक्शन दे हमारे को। नेक्स्ट पे चलते हैं, द हार्ट ऑफ द पीवी सिस्टम, डीसी टू एसी। द हार्ट ऑफ द सिस्टम, तो कंपोनेंट है हमारे पास सोलर इन्वर्टर। इन्वर्टर सिस्टम का दिल है, ये डीसी पावर को कन्वर्ट करता है एसी पावर में। डीसी इन्वर्टर का तो सबको पता होगा, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हमारे पास जो इन्वर्टर है वो डीसी इनपुट लेता है और आउटपुट हमें एसी देता है। ये और एसी हम इन्वर्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैनल से जो वोल्टेज आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो डीसी फॉर्म में आ रही है, लेकिन हमारे घर को या ग्रिड को जो चाहिए होती है वो एसी होती है। तो बीच में हम इन्वर्टर इसीलिए यूज़ करते हैं कि इसका मेन काम जो है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करें। वाई एसी, एसी का मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट ग्रिड एंड अप्लायंस, घर हमारे जो है वो भी एसी पर ऑपरेट करते हैं, ग्रिड भी जो होते हैं वो है एसी पर ऑपरेट करता है। दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर होते हैं एक ग्रुप ऑफ पैनल्स के लिए, और माइक्रो इन्वर्टर होता है, हर पैनल के साथ अलग इन्वर्टर लगा होता है।
स्ट्रिंग इन्वर्टर किस तरह होता है हमारे पास के ग्रुप ऑफ पैनल्स बनाते हैं। स्ट्रिंग्स का भी मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग जो है हमारे पास सीरीज, आप पैनल्स की सीरीज कनेक्शन को स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर में हमारे पास ये होता है कि हम स्ट्रिंग बना लेते हैं पैनल्स के, मतलब अगर 17 पैनल्स है तो 8 और 9 के दो एक 8 और 9, एक 8 का स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक 9 का बना लेते हैं, वो इन्वर्टर यूज होता है। माइक्रो इन्वर्टर ये होता है कि हर पैनल्स के लिए अलग, हर पैनल के साथ अलग इन्वर्टर यूज होता है। ये बहुत मुश्किल है, तो ज़्यादातर जो सिस्टम में हम स्ट्रिंग इन्वर्टर ही यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इन्वर्टर सिर्फ कन्वर्ट नहीं करता बल्कि स्मार्ट फंक्शन भी करता है। ग्रिड के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज करता है। सेफ्टी के लिए ग्रिड फेलियर पर पावर कट कर देता है, इसीलिए इसे एंटी स्लाइडिंग कहते हैं। डेटा मॉनिटर करता है और सिस्टम का परफॉर्मेंस और फॉल्ट रिपोर्ट करता है। इसमें हम, आप ये समझ लें आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि इन्वर्टर ना सिर्फ एक छोटा सा ये एसी डीसी टू एसी काम नहीं करता, बल्कि इसके अलावा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को सिंक्रोनाइज भी करता है। उसके बाद जो है हमारे पास ग्रिड फेलियर पर पावर कट कर देता है। ग्रिड फेलियर का मतलब ये है कि अगर पावर ऑन ग्रिड सिस्टम का मैं आपको बताया होगा कि जब हमारे पास पावर बैक से ग्रिड से नहीं आती तो हमारा सिस्टम कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ करने का, कट ऑफ जो करता है वो से वो यही इन्वर्टर करता है। इसीलिए हम इसको एंटी स्लाइडिंग भी कहते हैं। और साथ साथ ये डिजिटल काम भी करता है, डेटा मॉनिटरिंग करता है, परफॉर्मेंस और फॉल्ट भी बताता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रोटेक्शन द ग्रिड कनेक्शन। एसी ऑसिलेटर इन्वर्टर और कंज्यूमर यूनिट के बीच लगता है। ये एसी साइड के सेफली डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज होता है जब मेंटेनेंस की जरूरत हो। लोकेशन इसकी बिटवीन इन्वर्टर एंड कंज्यूमर यूनिट है। और काम क्या करता है, मैनुअल आइसोलेशन ऑफ द एसी साइड फ्रॉम मेंटेनेंस। पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बिल्डिंग। कंज्यूमर यूनिट या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी बॉक्स भी कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घर के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले सोलर से आने वाली पावर यूज होती है और अगर सोलर कम कम हो तो बाकी पावर ग्रिड से ली जाती है। ट्रैकिंग एनर्जी फ्लो। मीटर दोनों चीजें मेजर करता है। ट्रैकिंग एनर्जी फ्लो जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है जिसको हम ग्रीन मीटर भी कहते हैं। ये मीटर दोनों चीज़ें मेजर करता है। एक इंपोर्ट जो करता है हमारे पास जब हम ग्रिड से पावर लेते हैं, और एक्सपोर्ट हमारे पास जब हम, हमारी सोलर पावर ज़्यादा होती है और हम ग्रिड के को देते हैं। ये बेसिकली इधर जो मैं बताना ये है ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में। जब आप सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसे है कि आपको सोलर की रिक्वायरमेंट अगर आपने लगाई हो और सो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वापस फीडबैक के जरिए वापस जाती है ग्रिड को। तो एक्सपोर्ट में वो है कि वापस जो आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और जो तो मतलब सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है, एक जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इंपोर्ट होती है इसमें ट्रैकिंग एनर्जी फ्लो से। और एक्सपोर्ट क्या होती है कि जो इजाफा इलेक्ट्रिसिटी जो है वापस ग्रिड की तरफ भी भेजती है। इस प्रोसेस को नेट मीटरिंग जो मैं बता चुका हूं कहते हैं। जब हमारे बिल से एडजस्टमेंट होती है ये पेमेंट मिलती है आपको। ये ग्रिड सिस्टम का अपना रूल होता है, वो अगर आपको कभी पेमेंट कर देते हैं, कभी आपका ऐसा हो जाता है कि बिल जो है आपके, फॉर एग्जांपल आपकी मंथली कंज्यूम 300 यूनिट है। ओके, तो एज अगर किसी महीने 400 यूनिट आती है तो आपने जो ये यूनिट्स वापस ग्रिड वालों को दिए होते हैं, तो इसमें कट ऑफ होके आपका बिल वही माइनस जीरो जीरो पर ही रहता है। तो आपको ये बहुत फायदेमंद है ऑन ग्रिड सिस्टम में कि आप ग्रिड स्टेशन को जो है अपने यूनिट्स देते रहते हैं, जमा करते हैं एक तरह से, वहाँ जमा कर रहे होते हैं। अगर किसी महीने में आपके या किसी मंथ में आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल जो है यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जून जुलाई में ज़्यादा लोग एसी यूज़ करते हैं, वो फैंस भी ऑन होते हैं। तो उसमें जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम होते हैं तो ये वाले जो आपने सेव रखे होते हैं ग्रिड स्टेशन के साथ, वहाँ से वो वाले यूनिट्स भी यूज़ कर लेते हैं हम। और अपने भी यूनिट तो प्लस माइनस होकर ये ज़ीरो पर ही रहता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा।
इस पे चलता है इंटरएक्टिंग विद यूटिलिटी। जब सोलर सिस्टम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो एनर्जी ग्रिड में चली जाती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये, कि वापस ग्रिड की तरफ जाती है। इस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास जो है बिल कम होता है और ग्रिड भी स्टेबल रहता है। ये मैं आपको ये दूसरी बात भी बता चुका हूँ कि बिल आपका जो है ज़ीरो रहता है, प्लस माइनस। अगर किसी दिन आपका अपना जो आप इस ग्रिड को दे रहे होते हैं यूनिट्स, वो नेक्स्ट मंथ अगर आपका बिल या यूनिट ज़्यादा आते हैं तो उसमें प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाता है। और तीसरा जो इसका है, आज के स्मार्ट ग्रिड सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं कितने पावर भेजनी है या लेनी है। तो मैक्सिमम सेल्फ कंजप्शन, द बैटरी। बैटरी स्टोरेज सिस्टम एक्स्ट्रा सोलर पावर के स्टोर करता है जो दिन में बनती है। रात के वक्त ये स्टोर पावर यूज होती है और इस ग्रिड पर डिपेंडेंसी कम होती है और खुद की एनर्जी यूज बढ़ती है। अच्छा, ये जो है बैटरी वाले एक सोलर सिस्टम में हम बैटरी भी यूज करते हैं। सो बैटरी जो है हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम में यूज होती है और ऑफ ग्रिड सिस्टम में यूज होती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको बता चुका हूँ कि ऑफ ग्रिड सिस्टम हमारे पास हुआ है जिसमें बिल्कुल ग्रिड इन्वॉल्व नहीं होता। आपका सिर्फ सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल आपको इलेक्ट्रिसिटी दिन में प्रोवाइड करते हैं और आपकी बैटरी भी चार्ज करते हैं, और रात को जो बैटरी चार्ज हो रही होती है वही यूनिट्स आपके यूज होते हैं। आप मतलब ग्रिड से कट ऑफ होते हैं, ग्रिड का आपके साथ कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा जो है हाइब्रिड में भी बैटरी यूज होती है लेकिन उसमें ग्रिड भी होता है। तो हाइब्रिड जो है ये ज़्यादातर मेरा मानना है कि वहाँ पर होती है जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा हो, क्योंकि लोड शेडिंग का मतलब ये है कि पावर कट हो गया तो आपका सोलर पैनल नहीं चलेगा। तो उस टाइम जो है हमारे पास बैटरी एक बहुत बेनिफिट देता है हमें। बैटरी से हम पावर, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रहा होता है। और अगर खुदा हाइब्रिड सिस्टम में आपको देखें पावर कट हो जाते हैं, आपको सोलर सिस्टम तो काम नहीं करेगा। लेकिन बैटरी क्योंकि आपने चार्ज की होगी तो हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं और उससे हमारे घर का सिस्टम चल रहा होगा। तो ये बैटरी बहुत बेनिफिट देती है वहाँ पर जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा हो। और वैसे ये जो यूज़ होते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में यूज़ होता है और हाइब्रिड सिस्टम में यूज़ होते हैं। मेंटेनिंग सिस्टम हेल्थ। सिस्टम को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है। कॉमन प्रॉब्लम जो होती है लो आउटपुट शेडो आ सकता है उसमें। आपके पैनल्स डर्टी हो सकते हैं, उन पर मतलब धूड़ आ सकती है, तो गंद आ सकता है, तो उसकी वजह से या टेम्परेचर की वजह से भी आपका लो आउटपुट आ सकता है। इन्वर्टर शट डाउन या ग्रिड आउट स्टेज हो सकता है। फॉल्ट डिटेक्शन हो सकती है, एरर कोड आ सकता है, मॉनिटरिंग में मसला हो सकता है। और इसलिए क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और प्रोफेशनल चेक करवाना ज़रूरी होता है ताकि हमारा आपका जो सोलर सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करता रहे। अगर शेडो शेडो एनालिसिस, तो वैसे भी जब कोई कंपनी आपका सोलर सिस्टम लगाती है तो प्रॉपर डिज़ाइन के टाइम शेडो एनालिसिस करते हैं कि आपके सोलर सिस्टम पर ज़ीरो शेडो हो। और डस्ट का आपने ख्याल रखना होता है कि हफ्ते में या आफ्टर 2 वीक्स आपने सफाई करनी होती है, पानी मारना होता है, साफ करना होता है, ताकि आपका पैनल जो है आपको 100% प्रोडक्शन दे। तो ये एक मेंटेनेंस जो है आपने खास तौर पर ख्याल रखना है इसके, क्योंकि मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो धूड़ ज़्यादा आने पर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है, बहुत नुकसान देती है। तो आपका सोलर सिस्टम जो आपने लगाया हो, अगर आप उसकी मेंटेनेंस ना रखें तो मेरे मुताबिक वो एक बेकार हो जाता है बिल्कुल। कोई फायदा नहीं देता, प्रोडक्शन कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाता है। तो आपका एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसने आप एक इन्वेस्टमेंट की होती है अपने फायदे के लिए, और एक नुकसान की तरफ जाते हैं। तो मेंटेनेंस का ख्याल बहुत रखना जरूरी होता है। ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रीन स्किल्स। सोलर इंडस्ट्री में बहुत तेज ग्रो कर रही है, इस फील्ड में जॉब्स मिलती है जैसे सोलर सिस्टम डिजाइनर मिलता है। अच्छा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इसमें डिमांड सोलर की बहुत है, कंपनीज भी मैक्सिमम, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर सोलर जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें जो कंपनीज, मैक्सिमम कंपनी जो बहुत सी कंपनियां हैं सोलर की, जो पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हर जगह इसकी कंपनी मौजूद है। और वहाँ पर आपको रोल, अगर आप सोलर सिस्टम सीखते हैं तो आपको रोल्स क्या मिल सकता है, डिज़ाइंस, सिस्टम डिज़ाइनर मिल सकता है, सर्टिफाइड इंस्टॉलर या इलेक्ट्रिशियन का रोल मिल सकता है, आपको मेंटेनेंस टेक्नीशियन का पता होना चाहिए। तो आपको ये मेंटेनेंस का पता हो, डिज़ाइन बनाना आता हो, डिज़ाइन तो आप सीख भी सकते हैं।
और सर्टिफाइड इंस्टॉलर का पता होना चाहिए कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये बेसिक बेसिक नॉलेज आपको पता हो तो आपको ये रोल मिल सकते हैं। जिस तरह MC4 का पता हो, SPD का पता हो आपको, MPPT क्या होता है, इन्वर्टर का क्या रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किस लिए होता है, पैनल्स के बारे में आपको पता हो कि डायमेंशंस क्या है, कितने वाट के कौन कौन से कंपनी के पैनल्स होते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपको। आफ्टर ग्रेजुएशन आप अगर सोलर की फील्ड की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आपको सोलर के बारे में पता हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, द कंप्लीट सोलर PV जनरेशन फ्लो। ये है आज की समरी। समरी में आज हमने पढ़ा है कि पैनल सनलाइट को DC में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सनलाइट से पैनल्स पर आते हैं तो उसमें DC कन्वर्ट है। DC ऑसिलेटर जो है सेफ्टी के लिए लगा होता है। इन्वर्टर जो है हमारे पास जो DC आ रही होती है उसको AC में कन्वर्ट कर रहा होता है। और AC में ही क्यों हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा ग्रिड सिस्टम और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो AC होती है। फिर हमारे पास एक AC आइसोलेटर है। ये भी एज अ सेफ्टी यूज होता है। उसके बाद हमने कंज्यूमर यूनिट घर में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में पढ़ा है। और उसके बाद हमने मीटर ट्रैकिंग, ग्रीन मीटर के बारे में पढ़ा कि हाउ मीटर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रैक करता है और इस तरह सनलाइट के लिए यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी तक पूरा फ्लो कंप्लीट करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया हो। उसके अलावा मैं आपको जो आज मैंने पढ़ाया है उसका मैं एक आपको आज जो मैंने लेक्चर आपको दिया है मैं आपको उसका एक फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूँ एक और दफ़ा। ये स्क्रीन शेयर होने के बाद ये हमारे पास ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है प्रॉपर ऑफ सोलर PV जनरेट, ये है सिंपल एनर्जी। ये हमारे पास PV है। PV मॉड्यूल होता है जो सोलर सेल्स अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये मैंने आपको आज अब बताया कि किस तरह DC जनरेट करता है, DC जनरेट जाता है। ये हमारे पास DC कंबाइनर स्ट्रिंग्स हैं। इसमें क्या है, DC कंबाइंस रीचेस इन्वर्टर होते हैं। ये मतलब जो इसकी आउटपुट DC आती है वो यहाँ से इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर क्या रोल अदा करता है मैंने इन्वर्टर का भी आपको बता दिया है। और इन्वर्टर से ग्रिड की तरफ वापस जो होता है वो भी यूज़ किया बता दिया आपको। और लोड का भी बता दिया। लोड से मुराद यहाँ पर आपके घर में जो यूज हो रहे हैं उसको लोड्स यूज करते हैं। की अंडरस्टैंड जो है इसमें, इन्वर्टर इज द हीट हार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इन्वर्टर के बगैर आपका सोलर सिस्टम बेकार है, क्योंकि इन्वर्टर ही जो मेन काम करता है। इन्वर्टर में आपको मेन काम उसके बता चुका हूँ। जो सबसे मेन काम है मेरे लिए DC to AC करता है। DC to AC नहीं होगा तो आपका सोलर सिस्टम आपके घर का काम ही नहीं होगा। और बाकी जो इसके मॉनिटरिंग करता है बाकी काम भी, तो ये एक तरह से हार्ट ऑफ द सिस्टम है। DC वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूल काउंट पर स्ट्रिंग्स पर डिपेंड करता है DC वोल्टेज, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग बनाया है, दो एग्जांपल लेते हैं, एक 5 पैनल्स का स्ट्रिंग बनाया है और एक 8 पैनल का। 5 पैनल्स में हाँ, और एक पैनल है 20 वाट का। तो 5 पैनल हमारे पास DC आउटपुट जो है ना, 5 पैनल 100 देगी, और अगर 7 का हो तो 140 देगी। तो DC वोल्टेज जो है डिपेंड करता है ऑन मॉड्यूल काउंट पर स्ट्रिंग पे। और AC आउटपुट डिपेंड करता है इन्वर्टर के साइज पर और ग्रिड कंडीशन पर। इन्वर्टर के साइज पे इस तरह डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इन्वर्टर लगाया है, 10 किलोवाट वाला, 15 किलोवाट वाला, 25 किलोवाट वाला, 20 किलोवाट वाला। तो उस पर डिपेंड करता है वो आपके सिस्टम के कितनी रिक्वायरमेंट है कि उसके मुताबिक अगर आप 15 सोलर सोलर सिस्टम आपका PV जो पैनल्स हैं वो 15 किलोवाट के, तो आप 15 किलोवाट भी इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, 20 किलोवाट इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। 20 किलोवाट ज़्यादातर 20 किलोवाट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में मज़ीद एक्सटेंशन करवानी हो तो फिर आपको इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ पैनल्स के पैसे देकर अपने पैनल्स लगाकर एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर था फुल पावर जनरेशन पर था। उम्मीद करता हूँ आप सबको इजीली समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आता तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्लाइड्स उसके समझ ना आई हो, कोई भी पॉइंट समझ ना हो, तो इजीली हो के वो हमसे मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।